आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। हम हरियाणा में जो सीईटी या अन्य किसी भी स्टेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन आ रहे हैं और हिंदी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लिए हमने सीरीज बनाई है। ये सीरीज जो 500 क्वेश्चन है वो उसमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की अधिकता रहेगी और इसके अलावा जो हमारी सीरीज आने जा रही है वो है हिंदी की। उसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाएंगे। हमने इस 500 क्वेश्चनों की सीरीज में 2 क्लास पहले लगा दी है। ये हमारी तीसरी क्लास है। इस तीसरी क्लास में हम देखेंगे कि ये अपना क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को किस अनुसूची में जोड़ा गया है। प्रश्न है ये, समझिए आप प्रश्न को। अनुसूची पूछा है, यदि आपसे पूछे भाग भी पूछ सकता था, ये आपसे अनुच्छेद भी पूछ सकते थे ये। तो इसके लिए मैं आपको आपके नॉलेज में वृद्धि करने के लिए बता रहा हूं। भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें हिंदी भाषा का जिक्र किया गया है या भाषाओं का जिक्र किया गया है। यदि भाग नंबर पूछे तो भाग नंबर आपका 17 रहेगा। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद आपका 351 रहेगा। यदि आपसे पूछे तो इस 22 का चक्कर बताओ आप। जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारतीय संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी और अभी वर्तमान में 22 भाषा है, जो कि नई 8 भाषाओं को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। आपको पता होगा हिंदी को भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था और राजभाषा का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा का दर्जा दिया था। तो आपसे पूछे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आपका उत्तर रहेगा 14 सितंबर। 14 सितंबर। आपसे पूछे भाग 17, अनुच्छेद 343, अनुसूची 8वीं, कितनी भाषा थी? 14 भाषा। और वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषा। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। अगला प्रश्न है अपना, 1918 में अहमदाबाद में हुई, कहां? अहमदाबाद, मील हड़ताल में मजदूरों के वेतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? ऑप्शन है 25%, 35%, 50% या 3/20। सभी ऑप्शनों को अलग अलग तरीके से प्रश्नों के हिसाब से मैंने जोड़ा है ताकि आप पजल हो जाओ थोड़ी। तो इसमें देखेंगे हम पहला है, अहमदाबाद में मिल मजदूरों ने हड़ताल क्यों की? उसका उत्तर रहेगा प्लैग बॉन्ड्स, क्योंकि उनको प्लैग बॉन्ड्स चाहिए था। क्या चाहिए था? प्लैग बॉन्ड्स। अब मजदूरों ने प्लैग बॉन्ड्स कितना मांगा था? मजदूरों ने मांगा था 50%। सरकार कितना देना चाहती थी? सरकार देना चाहती थी 25%। गांधी जी आ गए और गांधी जी आने के बाद में गांधी जी ने कहा बीच का रास्ता निकालो। तो गांधी जी ने बीच का रास्ता निकलवा दिया। कितना परसेंट पर? 25%। तो मजदूरों के वेतन में कितनी वृद्धि हुई? 35%। कितना परसेंट? 35%। और 25% सरकार देना चाहती थी, मजदूर 50% मांग रहे थे। यह वृद्धि किस चीज की है? प्लैग बॉन्ड्स की, सन 1918। अब 3/20 और 25 का क्या योगदान है वो भी आपके नॉलेज के लिए और बता देता हूं। आपको पता होगा एक चंपारण आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन, जो कि बिहार से रिलेटेड है और वहां नील की खेती करने के लिए किसानों को बाध्य किया जाता था। 3/20। 3/20 का मतलब है जिसके 20 किले जमीन है तो उसको 3 किले जमीन के ऊपर खेती करना कंपलसरी था। तो इसको कहते हैं 3 कठिया पद्धति। आपसे पूछे 3 कठिया पद्धति का संबंध किससे है तो आपका उत्तर आएगा चंपारण या नील की खेती से संबंधित है।
तब नील की खेती में किसानों का शोषण किया, और यदि किसानों का शोषण हुआ तो एक राजकुमार शुक्ल किसान था, राजकुमार शुक्ल। इस किसान ने क्या काम करा, गांधी जी को चंपारण बुलाया, मतलब पीले चावल दिए भी, आप हमारा ये दिक्कत हो रही है, आप आना। तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण आए और इन्होंने अपना पहला आंदोलन, भारत में पहला आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन पूछे, चंपारण आंदोलन। किसके कहने पर, राजकुमार शुक्ल के कहने पर, नील की खेती के विरोध में। तब यह आंदोलन हुआ। पद्धति कौन सी है, तीन कठिया पद्धति। तब गांधी जी ने कहा इन किसानों को का शोषण किया है तो इनको कुछ मुआवजा दो या इनको कुछ रियायत दो। तब 25% का जिक्र आएगा, 25% का मुआवजा, 25% की धन वापसी दी गई किसानों को। समझ रहे हो मेरा प्रश्न। अहमदाबाद का प्रश्न आएगा तो आपका उत्तर 35% आएगा, और चंपारण आंदोलन का जिक्र आएगा तो 25% आएगा। 1917, 1918। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ। आपको पता होगा भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इतना तो सभी को पता है। प्रश्न आया गठन का। भारत का जो संविधान है वो कैबिनेट योजना के आधार पर गठित हुआ था। कौन सी योजना, कैबिनेट योजना। और कैबिनेट योजना कौन से सन की है, 1946। आपके ज्ञान के लिए बता देता हूं मैं, कैबिनेट योजना के आधार पर संविधान सभा हेतु चुनाव हुए। उस चुनाव में 296 सीटों के सदस्य खड़े हुए, और 296 में से मुस्लिम लीग को, कौन सी लीग को, मुस्लिम लीग को 25 सीटें मिली, जो कि कम थी। मुस्लिम लीग नाराज हो गई, और नाराज होने के बाद में इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। कब मनाया है, 16 अगस्त 1946 को। चुनाव कब हुए हैं, जुलाई 1946 को। जुलाई 1946 को। यहां रूस क्या कौन है, नाराज कौन होया, मुस्लिम लीग। बची कौन, कांग्रेस। तब क्या हुआ, उस समय कैबिनेट मिशन के समय वाइसराय कौन था, लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल ने सोचा मुस्लिम लीग रूस गई तो कौन है अपने पास, बोले कांग्रेस है। बोले कांग्रेस में कौन है, बोले जवाहरलाल नेहरू है। बोले जवाहरलाल नेहरू को कहो सरकार बना ले। इन्होंने सरकार बना ली। सरकार कब बनाई है, 2 सितंबर 1946 को। इसको कौन सी सरकार बोलते हैं, अंतरिम सरकार, अस्थायी सरकार। कौन सी सरकार बनाई है, अंतरिम सरकार। इस सरकार का अध्यक्ष कौन है, लॉर्ड वेवेल अध्यक्ष है। यही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अधिकतर बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद के निशान लगा देते हैं। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है, लॉर्ड वेवेल। इसका रिपीट कर रहा हूं सॉरी। संविधान सभा में एक जो अंतरिम सरकार गठित हुई है, उस अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन है, लॉर्ड वेवेल। उपाध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। यहां तक समझ में आया आपके। तो ये 2 सितंबर 1946 आए तो आपका उत्तर क्या आएगा, अंतरिम सरकार। समझ रहे हो, मैं आपको वही ले जा रहा हूं। संविधान सभा का गठन कब हुआ। संविधान सभा का गठन
उससे 2 महीने बाद अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया, 3 महीने गए और फिर दिसंबर के अंदर गठन हुआ संविधान सभा का। गठन कब हुआ है? राइट आंसर आपका क्या है? डी। तो ये 9 दिसंबर क्या है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और फिर 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 2 दिन का अंतर है। समझिए प्रश्न को क्या हुआ। क्या हुआ, इनमें क्या है? संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। 9 दिसंबर को क्या हुआ? 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया आयु के आधार पर संविधान सभा का। और उसके 2 दिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आपसे पूछे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बताएं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष बताएं तो सच्चिदानंद सिन्हा। तो 13 दिसंबर में क्या हुआ? एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था या पेश किया था, और उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया था? वो था जवाहरलाल नेहरू। भी हम जो ये संविधान बनाएंगे उनके कोई तो उद्देश्य हो, सभी का भला हो, सभी इसमें कल्याण की बात हो। ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946। तो ये चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अगस्त 1940 है, ये उद्देश्य अगस्त 1940 है, इसको बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। इस अगस्त प्रस्ताव में ही अंग्रेजों ने सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए, ये बात अगस्त प्रस्ताव में कही है। 1940 की बात है। जब अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव भारत में भेजा, तब क्या हुआ कि अगस्त प्रस्ताव भेजने के बाद में भारतीयों को अगस्त प्रस्ताव पसंद नहीं आया, उनकी बातें नहीं मानी गई। तब अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब? 1940। कब? अगस्त के 2 महीने बाद, अक्टूबर में। अगस्त प्रस्ताव के बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई है अक्टूबर 1940 में। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? तो हमने ये क्वेश्चन किया, अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? प्रश्न अपना ये है। तो आपको बता देता हूं मैं, सभी ऑप्शनों का संविधान से संबंध है। जो रट्टे मार रहे हैं बच्चे, वो यहां पर आके फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सभी का लिंक है संविधान के साथ। देखिए, यदि आपसे पूछे संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? किसमें? संविधान सभा में। कुल सदस्य बताएं तो आपका उत्तर आएगा 389। यदि आपसे पूछे संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए तो आपका उत्तर आएगा 284। और यदि आपसे पूछे, देखिए, एक माउंटबेटन योजना थी। कौन सी? माउंटबेटन। और माउंटबेटन योजना से भारत और पाकिस्तान अलग हो गए थे। आपको पता होगा भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ? माउंटबेटन योजना के आधार पर। अब कुछ समय बाद में पाकिस्तान बोले कि हम अपनी अलग संविधान सभा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अलग संविधान सभा बनाएंगे। जब भारत का संविधान बनना शुरू हुआ था उस समय 389 सदस्य थे, और हस्ताक्षर की बात आएगी तो आपका उत्तर आएगा 284। अब संविधान सभा अलग बनाना चाहते हैं। कौन? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने अलग संविधान सभा बनाई
और भारत ने अपनी अलग संविधान सभा बनाई, तो अलग अलग का मतलब तो पुनर्गठन हो गया। फिर पुनर्गठन के बाद में संविधान सभा में कितने सदस्य बचे, ये लो, समझ रहे हो मेरी बात। 389 आएगा तो संविधान सभा में कुल सदस्य थे, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे और 299 सदस्य। जब पाकिस्तान की संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय 299 सदस्य बच गए थे। अब आता है प्रश्न 7 का क्या योगदान है। 7 ये कहता है, यदि आपसे पूछे मसौदा समिति में सदस्य कितने थे, ड्राफ्ट कमेटी में सदस्य कितने थे, प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, पांडुलेखन समिति में सदस्य कितने थे, तो आपका उत्तर आएगा 7। अधिकतर बच्चों को इन दो का पता है, ड्राफ्ट और प्रारूप, ये इनके ही नाम है, ये चारों इन्हीं के नाम है और इन सभी में 7 सदस्य आएंगे। और प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे वो थे B.R. अंबेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछे तो आपका उत्तर आएगा B.R. अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप। 7 सदस्य आएंगे तो ड्राफ्ट कमेटी और ये हस्ताक्षर, ये कुल सदस्य और ये पुनर्गठन के बाद। अगला प्रश्न अपना, भारत का संविधान किसने बनाया। बनाने की बात चल रही है, संविधान की बात चल रही है। अधिकतर बच्चे पहला ऑप्शन चूज करते हैं, अधिकतर बच्चे 95 से अबव। क्यों? क्योंकि B.R. अंबेडकर का जिक्र ज्यादा है संविधान में। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं, अकेला बंदा तो घर के नियम नहीं बना सकता। आपको पता होगा हम घर के नियम बनाते हैं तो भी अकेले नहीं बना सकते, तो ये तो भारत का नियम अकेला बंदा कैसे बना सकता है, तो अकेले बंदे को काट दे। ठीक है, अब अपना प्रश्न बच गया इन दो में से कांग्रेस कैसे बनाएगी। कांग्रेस के साथ में तो सिख भी है, कांग्रेस अकेली पार्टी थोड़ी है, यूनियनिस्ट पार्टी भी है, मुस्लिम लीग भी थी, वो तो बाद में गई है ना, अलग हुई है। तो आपका उत्तर आएगा भारत का संविधान है वो संविधान सभा ने बनाया है। भारत का संविधान संविधान सभा ने बनाया है। यदि हम एक एक प्रश्न इनका करें, डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाने में सहयोग किया है, अकेले बंदे ने नहीं बनाया है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। मैंने अभी से एक दो प्रश्न पहले करवाया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष है वो 11 दिसंबर 1946 को नियुक्त किया गया। मेरी बात समझ में आ रही है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अगला प्रश्न अपना, हड़प्पा सभ्यता का केंद्र, हड़प्पा केंद्र पूछ रखा है, हड़प्पा सभ्यता का नहीं, केंद्र की बात चल रही है यहां। हड़प्पा सभ्यता का केंद्र हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है सिंधु, रावी, सतलुज या गंगा। देखिए आप, सिंधु का इसलिए जिक्र आता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना वो सिंधु नदी के किनारे ज्यादा विकसित हुई है और हड़प्पा सभ्यता के जो सबसे ज्यादा केंद्र है वो भी सिंधु नदी के किनारे है। तो अधिकतर बच्चे सिंधु ही निशान लगा देते हैं, इसलिए मैंने इस प्रश्न को सिलेक्ट किया है। हड़प्पा सभ्यता का केंद्र हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। क्या मेरी बात समझ रहे हो। और सिंधु का जिक्र आएगा तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो। और आपसे पूछे हड़प्पा तो रावी नदी के किनारे। सतलुज के किनारे रोपड़, रोपड़ कहां है, पंजाब में। ये कहां है, पाकिस्तान में।
आपसे पूछे नीचे दिए गए ऑप्शनों में से आप ये चूज करें, भारत का केंद्र ढूंढें, खोजें, चयन करें, प्राप्त करें, मिलाएं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा पाकिस्तान के केंद्र है हड़प्पा सभ्यता के, पर केंद्र पाकिस्तान में चले गए भारत विभाजन के समय। और रोपड़ सतलुज नदी के किनारे पंजाब में है। इनकी खोज 1921 में हुई है, इसकी खोज 1922 में हुई है। और आपको पता होगा जिसको हम देसी भाषा में संख्या बोलते हैं, और वैसे हिंदी के हिसाब से देखें स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक। और स्वास्तिक का चिन्ह कहां मिला है? हड़प्पा सभ्यता का केंद्र हड़प्पा में मिला है। और मोहनजोदड़ो को कहते हैं मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। यदि आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ना चाहते हैं तो इस तरीके से पढ़िए, आपकी नॉलेज के लिए, आपके नोट्स के लिए बता देता हूं। सीरियल नंबर यहां रखें, केंद्र यहां रखें, केंद्र के बाद में यहां कौन सी नदी के किनारे है, कौन से राज्य या देश में है, और यहां पर क्या मिला, और उसके बाद में इसका खोजकर्ता कौन है और खोज कब हुई। एक सीरीज में रखी है, ये एक ही सीरीज में रखी है। सारे के सारे 15-20 तो है ही, और वो सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। पेपर की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से देखोगे तो इसमें तो 15 ही है, और उन 15 में से आपका आ जाएगा भी इसका ये उत्तर आएगा, इसका ये उत्तर आएगा। नोट्स जरूरी भी है। तो हड़प्पा सभ्यता का केंद्र हड़प्पा रावी नदी के किनारे। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? मौर्य साम्राज्य बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। देखिए, मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक है वो है, मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक है वो है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद में गद्दी पर बैठा था बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में गद्दी पर बैठा था अशोक, और समुद्रगुप्त है वो है गुप्त साम्राज्य से। तो आपका उत्तर क्या आया? चंद्रगुप्त मौर्य है। इसके लिए मैं आपको 2-4 प्रश्न बता देता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य को खरीद के लाया था। कौटिल्य जिसका नाम विष्णुगुप्त भी है, और जिसने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की, जिसमें मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अर्थव्यवस्था, यह अर्थशास्त्र आर्थिक नहीं है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आर्थिक नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। और अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी, और कलिंग की लड़ाई में बहुत से लोग मारे गए। कलिंग, आजकल उड़ीसा लिख दूं मैं ब्रैकेट में, कलिंग उड़ीसा। और उस कलिंग लड़ाई में सम्राट अशोक ने अनेक लोगों को मार दिया था, या अनेक लोग मारे गए थे, जिसके कारण अशोक ने का हृदय परिवर्तन हो गया। और हृदय परिवर्तन होने के बाद में अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए छोड़ दिया और धम्म नीति को अपना लिया। और कलिंग लड़ाई के बाद में कौन से धम्म को अपनाया है, धम्म या धर्म को अपनाया है? तो आपका उत्तर आएगा बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और विदेशों में प्रचारक भी भेजे। तो आपका प्रश्न था मौर्य साम्राज्य से संबंधित। अगला प्रश्न अपना, प्राचीन साहित्य में वेदांग, वेदांग की संख्या कितनी है? देखिए, एक तो होता है वेद, वेद में अंग जोड़ दें तो बन गया वेदांग, ठीक है। एक होता है वेदांत, और वेदांत का दूसरा नाम होता है उपनिषद।
एक होता है उपवेद, ये देखिए आप समझो एक मिनट, वेद 4 है, उपवेद 4 है, वेदांग 6 है, वेदांत और उपनिषद 108 है, एक ही नाम है। उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना। किसके समीप बैठना? गुरु के समीप बैठना, ज्ञान प्राप्ति के लिए। आपको यह भी पता होगा, वेदांत पर ही तो भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में, शिकागो में, हिंदू सम्मेलन के ऊपर। और उसी की लाइन तो आजकल मोदी जी यूज कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण की वाली। बहन और भाइयों, ये वही है, स्वामी विवेकानंद ने भी यही लाइन यूज की, बहन और भाइयों वाली। तो हमने पढ़ा वेदांग, वेदांग कितने हैं? 6। वेद कितने हैं? 4। उपनिषद कितने हैं? 108। तो 8 क्या है? भारतीय साहित्य में 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र है। विवाह, जिसको 4 को बढ़िया मानते हैं, 4 को घटिया मानते हैं। उनमें कौन कौन से विवाह? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, आसुर विवाह और पेशाच विवाह। ये 8 तरह के विवाह माने गए हैं। चलो आपको कुछ इसके अंदर बताते हैं नई चीज। उसमें नई में आप देखेंगे कि वेद, वेद ये है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और शिल्पवेद। ठीक है? धन्वंतरी, विश्वकर्मा, विश्वामित्र, भरत मुनि। क्यों लिखा है मैंने, समझिए पहले प्रश्न को। ये वेद है, ये इनके उपवेद है और इन उपवेदों के रचिता ये ऋग्वेद, आयुर्वेद, धन्वंतरी, सामवेद, गांधर्ववेद, भरतमुनि, यजुर्वेद, धनुर्वेद, विश्वामित्र और अथर्ववेद, शिल्पवेद, विश्वकर्मा। आपको पता होगा आयुर्वेद वाली दुकानों पर ये लिखा होता है ना, ये धन्वंतरी चिकित्सालय, धन्वंतरी चिकित्सा केंद्र, धन्वंतरी औषधालय। मिस्त्री लोग शिल्प, मिस्त्री लोग छुट्टी किसकी करते हैं? विश्वकर्मा डे की। विश्वामित्र ने धनुर्वेद लिखा था, भरतमुनि ने गांधर्ववेद लिखा था। आपसे पूछे इन वेदों को इन उपवेदों के साथ मिलान करो या इन उपवेदों के इन रचयिताओं के साथ मिलान करो, तो आप मिलान कर देना। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण हमेशा पहले होता है, उसी समय का मतलब 1857 की क्रांति किस कारण हुई, उसका प्रमुख क्या कारण था? तो हम देखेंगे ये ऑप्शन आपके गवर्नर जनरल से वाइसराय बना दिया इस कारण था, या मंगल पांडे ने अंग्रेज को मार दिया था इस कारण था, या चर्बी वाले कारतूस थे, या महारानी विक्टोरिया की लापरवाही थी। इसमें आप देखिए क्या मामला है। देखिए गवर्नर जनरल के वाइसराय बना दिया, बात ठीक है, पर यह तात्कालिक कारण नहीं है। यह तो 1858 में बनाया है और लॉर्ड कैनिंग को बनाया था। किसको बनाया है? लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल से वाइसराय बनाए। तो आपसे पूछे भारत का
अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग और भारत का पहला वाइसराय तो लॉर्ड कैनिंग और एक्ट पूछे अधिनियम 1858। उस समय महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी थी और सम्राज्ञी ने 1858 के अंदर कुछ तथ्य पेश किए थे। मंगल पांडे पहला शहीद तो है, अंग्रेजों को मारे, मारने के पीछे कोई तो कारण होगा, कारण खोजना ही तो है अपने को, या सीधा ही मार दिया? नहीं, इसने कोई कारणवश ही मारे। तो आपका उत्तर आएगा चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस इसका तात्कालिक कारण है। आपसे पूछे 1857 की क्रांति का पहला शहीद मंगल पांडे। मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी को मारा क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीयों को चर्बी वाले कारतूस, जिस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, उसको प्रयोग करने के लिए बाध्य किया तो मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी को मार दिया। मारने के बाद में मंगल पांडे को फांसी दी गई। यह 1857 की क्रांति का पहला शहीद है। 1857 की क्रांति के जब समाप्त हुई तो एक 1858 का एक्ट आया था, उसमें गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वाइसराय कर दिया था और महारानी विक्टोरिया ने इलाहाबाद में इलाहाबाद में 1858 में कैनिंग ने यह बनाया था अपना प्रस्ताव पत्र या लेटर या भाषण तैयार किया था और उस भाषण इलाहाबाद से पढ़ा गया था। और महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी थी और इसने कहा था कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और ब्रिटिश ताज के पास चला जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। तात्कालिक कारण होगा चर्बी वाले कारतूस। अगला प्रश्न अपना, निम्न में से कौन सी लोक कला, एक तो होता है लोक कला, एक होता है लोक नृत्य, अलग अलग है। देखो 500 क्वेश्चन करने हैं, तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में अभी तक हम 31 तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब अपनी क्लास कम से कम रहेगी तो 40 रही रहेगी। हो सकता है 40 से ऊपर भी हो जाए, पर कोशिश करेंगे 40 क्लास लगेगी 500 क्वेश्चनों के लिए। पर हाँ, ये कंफर्म है कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और स्टैटिक जीके पूर्ण कंप्लीट हो जाएगी। लोक कला बिहार से संबंधित है। मांडना और जो मेहंदी है ना, मांडना और मेहंदी, ये तो है राजस्थान से संबंधित। और मधुबनी है ना, ये है बिहार से संबंधित। और फुलकारी है ना, ये है पंजाब से संबंधित। और अल्पना है ना, ये है पश्चिम बंगाल से संबंधित। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ध्यानपूर्वक देखिए, समझ लेना। 8-10 ही लोक कलाएं प्रमुख रूप से पढ़नी होती है। एक प्रश्न आया तो 4 होगी, एक आगे और प्रश्न आएगा तो 8 होगी बस। इन दोनों में से एक में से आ जाएगा आपके, यदि लोक कला का प्रश्न आएगा तो आपका प्रश्न है निम्न में से कौन सी लोक कला बिहार से संबंधित है, तो आपका उत्तर आएगा मांडना और मेहंदी राजस्थान से संबंधित है, अल्पना पश्चिम बंगाल से संबंधित है, और मधुबनी बिहार से संबंधित है, और फुलकारी पंजाब से संबंधित है। अगला प्रश्न अपना, महाकाव्य महाभारत। जब हम भारत का साहित्य पढ़ते हैं, उस साहित्य में महाभारत का भी जिक्र आता है, रामायण का भी जिक्र आता है, वेदों का भी जिक्र आता है, पुराणों का भी जिक्र आता है, उपनिषदों का भी जिक्र आता है, ब्राह्मण ग्रंथों का भी जिक्र आता है। ये साहित्य है प्राचीन, और इन्होंने पूछा है महाभारत का मूल नाम क्या है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, एक तो रामायण है और एक है महाभारत। क्या नाम है? महाभारत। ऑप्शन है, महाभारत का मूल नाम महाभारत है या गीता है या भारत है या जय संहिता है। समझिए, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी।
किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। अब क्या है? भारत, भारत से क्या है? जय संहिता, जय संहिता। तो मूल नाम पूछा है, मूल नाम आएगा जय संहिता। आपसे पूछ ही ले भी महाभारत का मूल नाम जय संहिता क्यों पड़ा, तो उसके लिए आपको बता देते हैं आपके ज्ञान के लिए। जब महाभारत में 8800 श्लोक थे तो इसका नाम जय संहिता था। जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तो इसका नाम भारत रख दिया, और जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए तो इसका नाम महाभारत रख दिया। अलग से कुछ नहीं है, श्लोकों के हिसाब से रखा गया नाम। यदि मूल, मूल का मतलब होता है जड़, जड़ का मतलब होता है स्टार्ट। यदि प्रमुख नाम पूछे तो आपका उत्तर आएगा जय संहिता, इसका मूल नाम था। मूल नाम के बाद में इसका नाम जो द्वितीय रखा गया उसका नाम था भारत, और भारत से जो नाम स्थानांतरित हुआ है वो है महाभारत। स्टार्ट में 8800 श्लोक थे, उसके बाद में 24,000 श्लोक हो गए, और उसके बाद में जब 1,00,000 श्लोक हुए तो इसका नाम महाभारत रख दिया। जब गीता का जिक्र आए, गीता को महात्मा गांधी ने माता कह के संबोधित किया है, माता। यदि महात्मा गांधी को माता किस पुस्तक को कहा या किसको कहा तो गीता आएगा। और गीता के अंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, उनका वर्णन गीता के अंदर किया गया है। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द का चयन करें। गलत है, और इन गलत शब्दों में आपको चयन करना है। हिंदी का प्रश्न मैं ले आया हूं यहां पर एक। आपके हिसाब से अधिकतर बच्चे जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे या तो दवाइयां और या बरात। अधिकतर बच्चे, आपको बता देता हूं कि श्रद्धांजलि, गीतांजलि, तिलांजलि, इन सभी के अंदर अंजलि है। अंजलि ऐसे लिखा जाता है, तिल ऐसे लिखा जाता है, गीत या गीता ऐसे लिखा जाता है, श्रद्धा ऐसे लिखा जाता है। तो ये सही है, ये तो सही है। इन्होंने तो गलत पूछा है, अशुद्ध बताना है। श्रद्धांजलि सही है, तिलांजलि, गीतांजलि। अगला प्रश्न, दवाइयां। जब कोई इकाई एकवचन हो, कोई इकाई एकवचन हो तो उसका बहुवचन जब बनाते हैं तो वह इकाई छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। और इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, ये याद रख लेना। अधिकतर बच्चे तो ये तो याद ही रख लेंगे भी लड़की बड़ी मात्रा आती है, लड़कियां में छोटी की मात्रा आती है। तो दवाई में बड़ी की मात्रा, दवाइयां में छोटी की मात्रा। तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। बताना क्या है गलत। बरात भी सही है, बरात आएगा। अनुदित गलत है, उत्तर क्या आएगा? अनुदित। कैसे? अधिकतर बच्चे कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है। इसकी संधि विच्छेद होती है अनु प्लस उदित। छोटा ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ कैसे आएगा? ये। तो अनुदित कैसे आएगा? ये। छोटे ऊ की मात्रा नहीं आएगी, तो ये आपका अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न अपना, भारत की स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहां थे? ऑप्शन है दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और मुंबई। एचएससी में और स्टेट में आ चुका है कई बार। भारत की स्वतंत्रता, देखो महात्मा गांधी स्वतंत्रता के समय, देखो पहले तो थे, जब स्वतंत्रता की बात चलेगी, ये दिल्ली बैठे थे। और दिल्ली बैठे थे जब हमारे को स्वतंत्रता मिली ना, तब कलकत्ता के अंदर दंगे छिड़ गए। दंगे कौन से? धर्म के आधार पर।
सांप्रदायिक दंगे, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारना स्टार्ट कर दिया, दंगे हो गए। दंगे हो गए ना, दिल्ली से गांधी जी कहां गए? कलकत्ता। कलकत्ता कहां है? पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन में कलकत्ता है चाहे पश्चिम बंगाल आए, तो आपका उत्तर क्या आएगा? गांधी जी कलकत्ता थे स्वतंत्रता के समय। कैसे थे वो भी आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं। दिल्ली से कलकत्ता चले गए हैं, सांप्रदायिक दंगे हो गए, हिंदुओं को मारना स्टार्ट कर दिया। किसने? मुसलमानों ने। तब क्या हुआ? गांधी जी ने अनशन कर दिया और अनशन कह दिया ये दंगे बंद करो। मुसलमान भाइयों ने इनकी बात मान ली और दंगे बंद कर दिए। बंद कर दिए तो माउंटबेटन ने कहा कि यदि मैं 5000 सैनिक भेजता हथियारों से लैस करके तो ये दंगे नहीं रुकने थे, और अकेले गांधी जी ने इन दंगों को रोक दिया है। तो इसलिए माउंटबेटन ने गांधी को कहा वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स महात्मा गांधी को किसने कहा? माउंटबेटन ने। क्यों कहा? सांप्रदायिक दंगे रोकने के कारण। अगला प्रश्न अपना, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? लिखा है मैंने, है नहीं लिखा है, क्योंकि योजना आयोग है ना, योजना आयोग का नाम बदल दिया और नाम बदल के कर दिया नीति आयोग। नीति आयोग। और नीति आयोग से पहले कौन था? योजना आयोग। 1950 से आपको पता होगा पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई, यह योजना आयोग की देन है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 रही थी, और उसके बाद में 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना रही है। ये पहली है, ये 12वीं है। नीति आयोग 2015 में आ चुका है। तो अपना प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? योजना आयोग का संविधान में जिक्र नहीं है। आपसे पूछे कौन से अनुच्छेद में, कौन से भाग में, कौन से अनुसूची में, नहीं, संविधान में जिक्र नहीं है। यह तो एक सलाहकार समिति है, परामर्शदात्री समिति है, सलाहकार समिति है। ये तो संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। तो मुख्यमंत्री का क्या जिक्र आता है फिर? यदि आपकी पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से बताऊं मैं, यदि ऊपर प्रधानमंत्री होगा तो नीचे मुख्यमंत्री उत्तर आएगा, हमेशा यही याद रख लेना। आपसे पूछ लें योजना आयोग में राज्य का या प्रांत का या हरियाणा का या राजस्थान का या उत्तर प्रदेश का सदस्य कौन होता है, तो सदस्य की बात आएगी। और किसकी बात है? योजना आयोग की। तो आपका उत्तर आएगा मुख्यमंत्री। ऊपर बात किसकी चल रही है? प्रधानमंत्री की। तो नीचे किसकी जिक्र आएगा? मुख्यमंत्री का। तो हमने ये 35 क्वेश्चन किए हैं अभी तक, और हमारे को करने कितने हैं? 500 क्वेश्चन करने हैं। तो ये हमारी आज तीसरी क्लास थी, और हम आशा करते हैं कि आप हमारी 500 क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से देखोगे और आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। और हमारा टारगेट है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके में आपके नंबर ना कटें, और प्रत्येक क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझाएंगे। और हम ये आशा करते हैं और ये भी पूरी कोशिश करेंगे कोई भी क्वेश्चन रिपीट ना हो, क्योंकि रिपीट होगा तो आपकी नॉलेज ये ना हो, आपकी समय की बर्बादी हो जाए। तो हम समय की बर्बादी आपकी नहीं करना चाहते, और प्रत्येक प्रश्नों को बहुत गहराई से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।